Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students, at Punjab Group of Colleges, Narwal. Today our discussion topic is diffusion and effusion. बच्चों, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे डिफ्यूजन पूछ ले चाहे वो इफ्यूजन पूछ ले, तो आप लोगों को दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। सबसे पहले हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन देखते हैं। बच्चों, डिफ्यूजन एक ऐसा स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग है, या ऐसे कह लें कि आपके पास दो गैसेस हैं, दो गैसेस एक कैबिन के अंदर इनक्लोज हैं। जिस तरह ये डायग्राम दिखाई गई है, आपके पास दो गैसेस हैं, एक है NO2 और दूसरी है O2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस है। इनके सेंटर में एक पार्टीशन है, इन दोनों को आपस में ये जुदा करके रखती है। तो कहता है कि जब इस पार्टीशन को आप यहाँ से निकाल दें या इस पार्टीशन को रिमूव कर दें, तो आप देखेंगे कि जो O2 और NO2 गैसेस हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हो जाएंगी। इंटरमिंगलिंग का मतलब क्या है कि ये इंटरमिक्स हो जाएंगी, यानी कि एक दूसरे के साथ ये मिल जाएंगी। और उस वक़्त जो टेम्परेचर और प्रेशर है जो दिया होगा उसके मुताबिक, यानी कि दिए हुए टेम्परेचर और प्रेशर पर जब दो गैसेस एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमिक्स होती हैं, इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिफ्यूजन का नाम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक परफ्यूम है, या ऐसे कह लें आपके पास एक सेंट है। तो जब आप एक कमरे में एक कॉर्नर पे जाके उस परफ्यूम को या उस सेंट को स्प्रे करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो सारे कमरे के अंदर फैल जाएगी। समझ आ रही बच्चों बात की। अब इसके अलावा कहता है रोज़ ले लें, कोई फूल ले लें, तो उसकी खुशबू का हिसाब भी ऐसे ही है कि अगर आप एक साइड पे खड़े हैं तो उसकी खुशबू स्पॉन्टेनियसली जिस जगह आप खड़े हैं उस रीजन में फैल जाएगी। तो आपने यहाँ से ये डेफिनेशन अंडरलाइन की है, ये करनी है, साथ इसकी एग्जांपल रोज़ एंड सेंट वाली। उसके बाद आपको समझाने के लिए जो डायग्राम दी हुई है, कहता है फ़र्ज़ करें आपके पास दो गैसेस हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, इसका जो कलर है वो ब्राउन है, और जो O2 है ये कलरलेस है। जब इनके दरमियान में से पार्टीशन को हम रिमूव करेंगे तो ये एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी, मिल जाएगी। तो फिर कहता है कि इसके दौरान एक ऐसा टाइम भी आएगा, ऐसी स्टेज भी आएगी जब ये दोनों गैसेस आपस में एक दूसरे के साथ कंप्लीटली इंटरमिक्स हो जाएंगी, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर बना देगी। यानी कि हम इसमें से ये पहचान नहीं सकते कि इसमें से कौन सी O2 है और कौन सी NO2 है। अगर कलर है फिर तो इजीली पता चल जाता है, लेकिन कलर के बगैर होगी तो हम इसको इजीली पहचान नहीं सकते। तो हम ऐसे कह लें कि जब ये दोनों एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएंगी तो ये यूनिफॉर्म मिक्सचर बना देगी, या इनकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ से आपने डेफिनेशन एग्जाम्पल याद रखनी है। ये थी बच्चों डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट है इफ्यूजन। क्या है इफ्यूजन? जिस तरह अगर आप टायर के अंदर मौजूद जो ट्यूब होती है उसकी एग्जांपल लेके हम इसको स्टडी करेंगे। टायर के अंदर जो ट्यूब होती है, चाहे वो बाइक की ट्यूब हो चाहे वो साइकिल की हो, जब उसमें आप एयर को फिल करते हैं, हवा को भरते हैं, तो जब हवा उसमें अच्छी तरह से भर जाती है और फिर आपसे कहा जाए कि इस ट्यूब की एक साइड पे छोटा सा होल कर दो, छोटा सा सुराख कर दो। जब छोटा सा सुराख करेंगे तो जो गैस के मालिक्यूल, जो एयर के मालिक्यूल ट्यूब के अंदर होंगे, उनकी कोशिश होगी कि वो उस छोटे से सुराख में से एस्केप आउट हो जाएं, वो भी वहाँ से निकल जाएं।
यानी कि अपने हायर रीजन वाले इलाके से लोअर रीजन की तरफ जाना, तो इसको आप किसका नाम दोगे? इफ्यूजन का। तो डेफिनेशन बच्चों यहाँ लिखी हुई है, द इफ्यूजन ऑफ अ गैस is its movement through an extremely small opening of molecular size into a region of low pressure। तो इसको आप किसका नाम देंगे? इफ्यूजन का नाम देंगे। तो आपने यहाँ एग्जांपल कौन सी मेंशन करनी है? टायर पंक्चर्ड की, जो आपने पहले डिस्कस की है, यही आपने इसमें एग्जांपल नोट करनी है। तो बच्चों ये बात फिर से सुन लें कि ये इफ्यूजन क्या है। कहता है कि अगर आपके पास एक ट्यूब नुमा चीज़ है, उसके आगे आप छोटा सा सुराख कर दें उसके अंदर गैस फिल करके, तो जो उसके फ्रंट के मालिक्यूल हैं उनकी सबसे पहले ये कोशिश होगी कि वो उस छोटे से सुराख से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो बाहर उनका प्रेशर कम होगा, अंदर ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि गैस वाला कैबिन है, उसमें और वैक्यूम में एक पार्टीशन है। तो पार्टीशन में हमने छोटा सा होल किया है, छोटा सा सुराख किया है, तो जो गैस के मालिक्यूल हैं वो गैस से कहाँ जा रहे हैं? वैक्यूम की तरफ। तो बच्चों ये था इफ्यूजन। अब उसके बाद एक और टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये क्या है? थॉमस ग्राहम एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने गैसेस के मुतल्लिक एक लॉ पेश किया, जिसने उसको अपने नाम के साथ रिलेट करके क्या नाम दे दिया? थॉमस ग्राहम। इंग्लिश साइंटिस्ट था। इसने एक स्टेट पेश की, एक लॉ पेश किया, और वो लॉ क्या था? कहता था कि जो किसी भी गैस के डिफ्यूजन या इफ्यूजन का जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। बात को दोबारा सुने, किसी भी गैस के डिफ्यूज़ या इफ्यूज़ होने का जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? उस गैस के स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो इस तरह हम इसकी इक्वेशन को फाइंड करेंगे, एक रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ डी के। तो ये था बच्चों। और इस वक्त जो टेम्परेचर और प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हमारे पास फिर इक्वेशन क्या आएगी? रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। अब बच्चों जो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसको हम अगर रिमूव करें इक्वल के साथ, तो इसके साथ आप एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज़ के। तो इक्वेशन क्या बन गई? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू के ओवर स्क्वायर रूट ऑफ डी। तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करें तो के किसके बराबर आएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ डी इज इक्वल टू के। अब इस इक्वेशन को आप सिंपल रेट मल्टीप्लाई बाय डी का अंडर रूट इज इक्वल टू के भी लिख सकते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन लिख लें या अकेला रेट लिख लें। और कहता है कि ये जो के है ये तमाम गैसेस के लिए कांस्टेंट होगा या सेम होगा, और उस वक्त जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो भी सेम होना चाहिए। जितनी भी गैसेस आप यहाँ स्टडी करेंगे उसके लिए के कांस्टेंट होगा या सभी के लिए सेम होगा। और इसके लिए क्या शर्त है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू है वो भी सेम या कांस्टेंट होनी चाहिए। अब क्या था, फर्ज करें हमारे पास दो गैसेस हैं, तो फिर हम ये जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है वो हम किस तरह लिखेंगे? तो रेट की जगह आप अकेला आर भी लिख सकते हैं। ये जो आपने इक्वेशन ऊपर लिखी है ना, इसकी जगह अगर आप आर लिखें तो अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ हम इसको किस तरह लिखेंगे? आर यानी कि रेट की जगह हमने क्या लिखा है? आर मल्टीप्लाई बाई उसी तरह डी अंडर रूट उसी तरह इज इक्वल टू की। अब बच्चों अगर हमारे पास दो गैसेज हैं, एक को आप 1 का नाम दे लो, एक को 2 का नाम दे लो, तो इक्वेशन को ऊपर वाली को लिखेंगे उसको हम 1 का नाम दे लें, फिर उसी इक्वेशन को लिखेंगे उसको हम 2 का नाम दे लें इज इक्वल टू के। अब बच्चों इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, के से कट जाएगा, तो आर ओवर R2 इज इक्वल टू D1 का अंडर रूट या ओवर D2 का अंडर रूट स्क्वायर। तो इस तरह आपके पास जो नई इक्वेशन आएगी वो क्या है?
R1/R2 इज इक्वल टू √D1/√D2। यहाँ तक क्लियर है? जो ऊपर इक्वेशन हम लेके आ रहे हैं उसी को हमने रीअरेंज किया है और कुछ नहीं किया। रेट की जगह हमने R लिखा है। हमारे पास दो गैसेस थी, एक को R1 का नाम दे दिया, दूसरी को R2 का। अगर बच्चों आपको डेंसिटी वाला टॉपिक याद हो तो वहाँ आपने एक बात कही थी कि जो डेंसिटी है ये डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के या मोलर मास ऑफ गैस के, जिसको आप रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल M से। बात याद आई कि जो डेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी गैस। तो फिर हम D की जगह M लिख सकते हैं। तो हम इक्वेशन को कहता है कि ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को आप इस तरह भी लिख सकते हो, R1/R2 इज इक्वल टू √M2/√M1। अब ये नहीं कहना कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया है बच्चों। इस इक्वेशन में जो D था वो डिपेंड करता था मोलर मास। मोलर मास को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल M से, तो उसकी जगह आपने M लिख दिया। अब आप इस इक्वेशन को M2/M1 के तौर पे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई फिर, R1/R2 इज इक्वल टू √M2/√M1। और यहाँ M क्या है, ये मोलर मासेस हैं। अब बच्चों ऊपर आपने एक बात कही है कि जो ग्राहम लॉ है उसमें जो R मल्टीप्लाई बाई D, अब जब इसको आपने रीअरेंज किया था जो इसकी वैल्यू कांस्टेंट आई थी, K के बराबर आई थी। तो हमने अब ये चीज़ फाइंड करनी है कि ये किस तरह ग्राहम्स लॉ ने बात कह दी कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट या इक्वल के बराबर आएगी। यानी कि दोनों साइड में जितनी भी गैसेस आपने ली होंगी उन सभी का जो आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो दोनों साइड पे जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट होगा, वो सेम होगा। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए आगे एक छोटा सा टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। इसमें हम इस बात को वेरीफाई करेंगे कि जो ऊपर हमने ग्राहम्स लॉ पढ़ा था आया कि वो ठीक है या गलत है। तो उसको हमने अब देखना है। तो सबसे पहले आपके पास एक ग्लास ट्यूब है। आपके पास एक क्या है, ये ग्लास ट्यूब है और इसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। अब आपके पास दो तरह की गैसेस हैं, एक है HCl ले लो और दूसरी है NH3। एक HCl है और दूसरी कौन सी है, NH3। अब बच्चों आपने क्या करना है, इन दोनों का सोल्यूशन बना लेना है। सोल्यूशन बन गया दोनों का, यानी कि इसको पानी में डिज़ोल्व कर लो। जब पानी में डिज़ोल्व कर लेंगे अब आपने क्या करना है, रुई का एक टुकड़ा लेना है, यानी आपने लेना है कॉटन प्लग लेना है। क्या लेना है बच्चों, कॉटन प्लग लेना है। आपने उसको उस डिफरेंट दो सॉल्यूशंस के अंदर आपने ऐसे करना है, दो कॉटन प्लग लेने हैं, दोनों को एक को NH3 के सोल्यूशन में डिप करें और दूसरे को जो आपके पास HCl था उसके सोल्यूशन में डिप करें। दोनों को डिप कर दिया, इसको बाहर निकालें। अब आपने उन प्लग को क्या करना है, जो ट्यूब थी ना उनके एंड्स के साथ उसको फिट कर देना है। एक तरफ आप NH3 ले लें और एक तरफ आप HCl ले लें। ले लिया। अब बच्चों आपको एक बात पता है कि जो गैस के डिफ्यूज़ होने का रेट है वो डिपेंड करता है उसके मोलर मास पे। जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा वो कम डिफ्यूज़ करेगा। बात समझ आ रही है? जिसका वेट ज़्यादा होगा वो डिफ्यूज़ कम करेगा और जिसका मोलर वेट या मोलर मास कम होगा वो जल्दी डिफ्यूज़ कर जाएगा। आपके पास दो गैसेस हैं, एक का रेट ज़्यादा है, रेट ज़्यादा का मतलब वो डिफ्यूज़ ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसका जो मोलर मास है या उसका जो वेट है वो कम है। यानी कि जो गैस जितनी हल्की होगी उतनी ज़्यादा डिफ्यूज़ करेगी।
आई थिंक ये आपके एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, वहाँ भी आपने ये बात करनी है। तो इससे पहले आप अभी से बात को याद रखें कि जिस गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो मास है, वो कम होगा, वो ज़्यादा और जल्दी डिफ्यूज़ करेगी। अब हमारे पास एक अमोनिया है, दूसरी HCl है। अब अमोनिया NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 14 और हाइड्रोजन एक का 1, तो 3 का कितना हो जाएगा 3, 14 + 3 कितना हो जाएगा 17। तो अमोनिया का फिर एटॉमिक मास कितना हुआ हमारे पास 17। अगर हम HCl की बात करें, इसमें जो हाइड्रोजन है उसका 1 है और क्लोराइड का इसका है 35.5, 30.5 + 1 तो 36.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36.5। अब आपके सामने है दोनों वैल्यूज़। अब आपने मुझे ये बताना है कि मोलर मास या वेट ज़्यादा किसका है दोनों में से, HCl का, वो कितना है 36.5 और दूसरी का है 17। अब आपने पहली बात को जहन में रखते हुए ये बताना है कि ज़्यादा और जल्दी डिफ्यूज़ कौन सी गैस होगी, जिसका मास ज़्यादा हुआ या कम हुआ। जिसका मास कम होगा वो जल्दी ज़्यादा डिफ्यूज़ कर जाएगी। तो किसका मास कम है, NH3 का। अब देखो ट्यूब थी, ट्यूब के अंदर आपने दोनों साइड पे प्लग ले लिए जिसको आपने सॉल्यूशन के अंदर डिप किया था। अब उन दोनों गैसेस ने डिफ्यूज़ करना है। तो अब आप देखेंगे बच्चों कि जब NH3 और HCl डिफ्यूज़ करना शुरू करेगी तो ये दोनों गैसेस ऑपोजिट साइड की तरफ मूव करना शुरू कर दी। ये तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है कि ये ऑपोजिट साइड को मूव कर रही है, ये भी और ये भी। तो आप देख रहे हैं एक गैस ने कम डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो दूसरी गैस ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो ये जब दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगी ना तो वहाँ वाइट फ्यूम्स बनना शुरू हो जाएंगे। क्या बनना शुरू हो जाएंगे, सफ़ेद कलर के फ्यूम्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो जिस पॉइंट पे मिलेगी, जब NH3 और HCl मिलते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनिया और HCl आपस में मिलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अब आपको ये क्वेश्चन ही ज़हन में आपके आना चाहिए कि एक ने डिस्टेंस कम ट्रैवल किया है और एक ने ज़्यादा। ये आपने पहले पढ़ लिया है। ये क्यों है, क्योंकि जिसका मास कम है उसने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना है। और वो कितना किया है 59.5 सेंटीमीटर, और वो कौन थी, अमोनिया। और जिसने कम किया है उसका मास ज़्यादा था, कितना था 36.5, वो कौन थी, HCl थी। अब उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था 40.5 सेंटीमीटर। तो अब दोनों में एक फ़र्क आ गया। अब आप उसी इक्वेशन को लें जो आपने ऊपर लिखी थी, उसको नीचे लेके आएँ। अब आप HCl को और NH3 को नाम दे लें। अब फ़र्ज़ करें आपने NH3 को 1 का नाम दे लिया है और HCl को 2 का नाम दे लिया है। तो आप उसी तरह इक्वेशन रखें, R/R यानी R1/R2। R1 यहाँ क्या है NH3 और R2 यहाँ क्या है HCl। उसी तरह M2 ऊपर था तो M2 किसको दिया था, HCl को नाम दिया था। तो HCl का मोलर मास ऊपर, NH3 का नीचे। अब आप दोनों की वैल्यू पुट कर लो। दोनों ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो कितना था, जो अमोनिया ने किया था तो 59.5 था और जो HCl ने किया था वो कितना था 40.5। उसके बाद मोलर मास की बात कर लेते हैं। HCl का मोलर मास 36.5 और HCl के बाद अमोनिया का कितना है 17। दोनों को डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि दोनों साइड पे आंसर सेम आएगा। तो जो बात हमने ऊपर कही थी कि दोनों का जो आंसर है वो के बराबर आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू सभी के लिए, सभी गैसेस के लिए सेम है। तो आप यहाँ प्रूव कर रहे हैं कि जो दोनों साइड पे आंसर आया है वो कितना है 1.46 इज इक्वल टू 1.46। इस तरह हम ग्राहम्स लॉ को इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।